आपने कहा था कि आपने मायूस नहीं होना है, अपने लोगों को भी नहीं होना है। सर वो थोड़ी सी कोशिश की है कि अपने लोगों में तब से 2 सालों से रही हूँ, चाहे मेरे पास फंड्स कम थे या ज्यादा थे, लेकिन आपने हर एक पंचायत को बांट के दिया है और अपने लोगों के साथ दिल से जुड़ी नेशनल जिनके इरादे सही होते हैं, जिनका मकसद लोगों के मुश्किलात को कम करना होता है, उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो आपने आज साबित करके दिखाया हुआ है। इस उम्मीद के साथ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं नगरोटा आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी फिर यहाँ पे दोबारा आप सबसे मुलाकात का मौका हासिल होगा, मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबों से इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बुलडोजर खरीद के पूरे 100 के 100 लाइन में लाके वहां दिखाया लोगों को कि देखो जी, हमने ये बुलडोजर लाए हैं। अब एक एक करके नहीं, 100 गाड़ियां निकाल के हम आपके मकान जो है तहस नहस करके गिरा के आपकी जो ये जमीन है हम छीन के आपसे वापस ले लेंगे। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब नाराजगी हुई, जब यहां माहौल थोड़ा उल्टा हुआ, तो जो हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान हैं, उनको अकल नहीं आई। दिल्ली से उनको डंडा पड़ा कि आप क्यों लोगों को नाराज कर रहे हो, रोक दो। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया कि अब चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हरबा, चले ना, जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में यह भी कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। नहीं ना, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों? मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते, उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पे गौर करते। लेकिन आप खुद कहते हो कि अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है। तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? मकसद यही होगा कि लोगों को सताना है, तंग करना है, लोगों को परेशानी में डालना है। मुश्किल से किसी गरीब ने 4 कमरे बनाए होंगे, उन 4 कमरों का टैक्स। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। गैस के सिलेंडर की कीमत आज कश्मीर में तो 1235 है, जम्मू में भी शायद उतना ही चल रहा होगा, उसके आगे पीछे। बिजली या तो है नहीं, और जब है तो बिजली का बिल आसमान को छू रही। राशन जो डिपो से आपको मिलता था, या तो मिलता नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ये चावल आपके हवाले करते हो, कहते हैं ना इसी पे जाओ और अपने घर का गुजारा कर लो। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं, नए प्रोजेक्ट इनका कहीं नहीं। नौजवानों से वादे हुए कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। सच मानो तो मुझे नहीं लगा था कि इतना कामयाब प्रोग्राम होगा जितना कामयाब प्रोग्राम मुझे आज दिख रहा है। बहुत से शोशे डाले गए, बहुत से अफवाहें डाली गई, बहुत से हमारे साथियों को तंग किया गया, ये तासुर देने के लिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मर मिट गई है। कहते थे कि शायद कश्मीर में इनका एड्रेस मिलेगा, अगर ढूंढोगे तो कहीं पीर पंचाल चिनाब वादी में मत कहीं मिले।
लेकिन पहाड़ियों से जब नीचे उतरोगे, जम्मू के प्लेन इलाकों में जब आ जाओगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एड्रेस शायद मिलेगा नहीं। आज शमीमा ने, चौधरी रहमत साहब ने, आप सब जिन्होंने इस जलसे में काम किया, आपने साबित किया आज कि न सिर्फ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा है, बल्कि यहां जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई कमी नहीं आई। आए होंगे, गए होंगे, आएंगे भी, जाएंगे भी, लेकिन जो लोगों के तय इस जमात के साथ मोहब्बत है, वो किसी फर्द के साथ नहीं है, वो जमात के साथ है, जमात के असूलों के साथ है, जमात के झंडे के साथ है, जमात के एजेंडा के साथ है। देखा जाए तो जहां कश्मीर और जम्मू में फर्क काफी है, उनसे इनकार कोई कर नहीं सकता। मौसम के लिहाज से हो, रहन सहन के लिहाज से हो। आजकल एक चीज जो है, साथी जनाब अजय सदोत्रा साहब, सूबाई सदर जम्मू जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदेदार हजरात, हमारे आज के प्रोग्राम के मेजबान मैडम शमीमा जी, यहां पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे साथी भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। कुछ हफ्ते पहले जब श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान हमारे आज के मेजबान शमीम वहां पे आई, उन्होंने कहा आपका एक जलसा रखना है, बहुत दिनों से जलसा हुआ नहीं, आप आइए, वर्करों की हौसला अफजाई होगी। मैं अपनी जगह सोच रहा था कि पिछले 2-3 साल में खासकर जो जम्मू के निचले इलाकों में जो हालात बने, पता नहीं जलसा होगा नहीं होगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इनकी चाहत थी कि प्रोग्राम हो। पहले तो मैंने इनसे कहा था कि अब रोजे आने हैं, रोजों के बाद करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत जोर किया, कहा नहीं जनाब रोजों से पहले ही प्रोग्राम होना चाहिए। इनका जोश जज्बा देख के मैंने कहा ठीक है आप रखिए, आप बताइए कब करना है। कहा 20 तारीख को आ सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। सच मानो तो मुझे नहीं लगा था कि इतना कामयाब प्रोग्राम होगा जितना कामयाब प्रोग्राम मुझे आज दिख रहा है। बहुत से शोशे डाले गए, बहुत से अफवाहें डाली गई, बहुत से हमारे साथियों को तंग किया गया, ये तासुर देने के लिए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां लगे। वो उल्टा जहां लिस्ट निकला वहां दूसरे दिन शिकायत और तीसरे दिन लिस्ट ही रद्द। अब आप देखें, पुलिस के सब इंस्पेक्टर, लिस्ट बना और बिल्कुल जैसे सदोत्रा साहब ने कहा, वहां इल्जाम लगे कि ना
पैसों के बुनियाद पे लिस्टों में नाम डाले गए, वो लिस्ट कैंसिल, आज तक वो सब इंस्पेक्टर नहीं लगे। फाइनेंस असिस्टेंट बैंकों में, बाकी जगह जहां इम्तिहान, जहां लिस्ट, वहां धांधली, वहां कैंसिल। यहां हकदार को अपना हक नहीं मिलता, उल्टा हुकूमत का फायदा सिर्फ वो लोग ले रहे हैं जो फ्रॉड करके आते हैं। देखा होगा आपने पिछले दिनों, एक बंदा आया यहां पे, गवर्नमेंट को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करता हूं। उन्होंने पता करने की भी कोशिश नहीं की कि अब ये है कौन चीज, कहां से आया है। अब आज तो हम सबके पास मोबाइल फोन है, गूगल में ही डाल देते उसको, उसका हिसाब किताब आपको वहां मिल जाता। बजाय ये कि उसका हिसाब किताब पता करें, उसको सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से आया हूं। ये लेट गए सब उसके सामने, लेट गए, कहा जो चाहिए आप ले लो। जनाब हमारे यहां साथी हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, जिनके खिलाफ हमले हुए हैं, ये अगर हाथ जोड़ के भी मांगे इनको एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं मिलती, बुलेट प्रूफ गाड़ी तो दूर की बात। अरे ना वो बंदा आया, आगे भी एस्कॉर्ट, पीछे भी एस्कॉर्ट, सायरन, बुलेट प्रूफ गाड़ी, 5 स्टार होटल में कमरा, यहां तक कि उसको लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी, वहां तक लेके उसको इंस्पेक्शन कराया। रोज शाम को उसके कमरे के बाहर हमारे अफसर हजरातों की लाइन लगती थी कि किसी तरह उस वहां पे वो, इस जमात के साथ मोहब्बत है, वो किसी फर्द के साथ नहीं है, वो जमात के साथ है, जमात के असूलों के साथ है, जमात के झंडे के साथ है, जमात के एजेंडा के साथ है। देखा जाए तो जहां कश्मीर और जम्मू में फर्क काफी है, उनसे इनकार कोई कर नहीं सकता, मौसम के लिहाज से हो, रहन सहन के लिहाज से हो। आजकल एक चीज जो है दोनों तरफ में बराबर है, वो है लोगों की नाराजगी, लोगों की परेशानी, लोगों का दुख, दर्द, लोगों में मायूसी। हालात देख के आज लोग परेशान हैं। मैं जहां जाता हूं वहां लोगों के चेहरों पे मैं मुस्कुराहट ढूंढने की कोशिश करता हूं, वो मुस्कुराहट दिखता नहीं। थोड़ी देर के लिए हम ऊपर ऊपर से हंसते हैं, लेकिन अंदर अंदर से दिल में जो दर्द है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो सुनाएं हम तो किसको सुनाएं? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जहां देखें लोग मायूस, जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा, आज वो इस बात से परेशान कि कब हुकूमत का कोई ऑर्डर आएगा और हमें अपनी जमीन से अलग किया जाएगा। जिन जमीनों का मालिकाना हक बाबा कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहां के लोगों को दिया, उन जमीनों पे आज इन लोगों की नजरें हैं। बजाय ये कि यहां लोगों को पानी फराहम करने के लिए टैंकर खरीदें, बजाय ये कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बस लाएं, बजाय ये कि मरीज को
अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस खरीदे। इन्होंने सबसे ज्यादा अगर गाड़ियां खरीदी तो बुलडोजर खरीदे, सबसे ज्यादा। मैं हैरान हुआ जब पिछले दिनों मैंने श्रीनगर में तस्वीरें देखी, जब कि कब हुकूमत का कोई ऑर्डर आएगा और हमें अपनी जमीन से अलग किया जाएगा। जिन जमीनों का मालिकाना हक बाबा कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहां के लोगों को दिया, उन जमीनों पे आज इन लोगों की नजरें हैं। बजाय ये कि यहां लोगों को पानी फराहम करने के लिए टैंकर खरीदें, बजाय ये कि बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए बस लाएं, बजाय ये कि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस खरीदें, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर गाड़ियां खरीदी तो बुलडोजर खरीदे, सबसे ज्यादा। मैं हैरान हुआ जब पिछले दिनों मैंने श्रीनगर में तस्वीरें देखी, जैसे अभी हमने मोटरसाइकिल का रैली निकाला, उसी तरह इन हमारे हुक्मरान ने कश्मीर में बुलडोजरों का रैली निकाला लोगों को डराने धमकाने के लिए। और एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बुलडोजर खरीद के पूरे 100 के 100 लाइन में लाके वहां दिखाया लोगों को कि देखो जी हमने ये बुलडोजर लाए हैं। अब एक एक करके नहीं, 100 गाड़ियां निकाल के हम आपके मकान जो है तहस नहस करके गिरा के आपकी जो ये जमीन है हम छीन के आपसे वापस ले लेंगे। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब नाराजगी हुई, जब यहां माहौल थोड़ा उल्टा हुआ, तो जो हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको अकल नहीं आई, दिल्ली से उनको डंडा पड़ा कि आप क्यों लोगों को नाराज कर रहे हो, रोक दो। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया कि अब चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हरबा, चले ना जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में यह भी कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। अरे ना, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों? मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते, उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पे गौर करते। लेकिन आप खुद कहते हो कि अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है, तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? वहां दिखाया लोगों को कि देखो जी हमने ये बुलडोजर लाए हैं। अब एक एक करके नहीं, 100 गाड़ियां निकाल के हम आपके मकान जो है तहस नहस करके गिरा के आपकी जो ये जमीन है हम छीन के आपसे वापस ले लेंगे। जब लोगों ने एहतजाज किया, जब नाराजगी हुई, जब यहां माहौल थोड़ा उल्टा हुआ, तो जो हमारे यहां जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको अकल नहीं आई, दिल्ली से उनको डंडा पड़ा कि आप क्यों लोगों को नाराज कर रहे हो, रोक दो। तो अचानक उन्होंने ऐलान किया कि अब चलो फिलहाल बंद। जब बुलडोजरों से लोगों को तंग करना बंद हुआ तो फिर एक नया हरबा, चले ना जिनके मकान हमने छोड़ दिए उन मकानों पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। फिर साथ में यह भी कहा कि ज्यादा नहीं होगा, हमारी कमाई बहुत कम रहेगी। अरे ना, अगर आपकी कमाई कम रहेगी तो करना क्यों? मैं मानता अगर अरबों में आप कमाते, उसका यहां फिर इस्तेमाल होता तो ठीक है ना, हम भी फिर इस पे गौर करते। लेकिन आप खुद कहते हो कि अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा कमाना नहीं है, तो अगर कमाना नहीं है तो फिर मकसद क्या? मकसद यही होगा कि लोगों को सताना है, तंग करना है, लोगों को परेशानी में डालना है। मुश्किल से किसी गरीब ने 4 कमरे बनाए होंगे, उन 4 कमरों का टैक्स। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। गैस के सिलेंडर की कीमत आज
कश्मीर में तो 1235 है, जम्मू में भी शायद उतना ही चल रहा होगा, उसके आगे पीछे। बिजली या तो है नहीं, और जब है तो बिजली का बिल आसमान को छू रही। राशन जो डिपो से आपको मिलता था या तो मिलता नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ये चावल आपके हवाले करते हो, कहते ना इसी पे जाओ और अपने घर का गुजारा कर लो। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं, नए प्रोजेक्ट इनका कहीं नहीं। नौजवानों से वादे हुए कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। 5 अगस्त 2019 जब यहां बहुत बड़ा बदलाव आया, उस वक्त क्या कहा? Is it fair for me to punish you for the crimes of your father or the crimes of your son? Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. But Mr. Abdullah, what's your take on the Rahul Gandhi speech that he made in Srinagar about the movement? What did he say? That the women have been raped? No, he did not say it specific to Kashmir. Then what he told? He said that, and he told me this himself, that during the course of his Padyatra, in numerous places women came up to him and complained that they had been victims of sexual violence. Is this not a fact that sexual violence is prevalent in India? Do we need Rahul Gandhi to tell us? Open any newspaper. Do we not hear cases of rape? So what did Rahul Gandhi say that is so unusual? Is India a rape-free country? Is India a country? Is India a country free of sexual violence? We know sexual violence takes place. Why is the government apologetic about it? What they need to do is find those guilty of it and punish them. Mr. Abdullah, Rahul Gandhi didn't say anything wrong. So that means based on the reality. Manoj Sinha said that 47 government employees have been terminated from their services because they were found to be involved in aiding terrorists. And he That's said fine. 1 lakh backdoor appointments were made. No. Look, I'm not going to get into a war of words to satisfy your channel. If in lakhs of appointments, all you can find is 47, then that is next to nothing. Umar sir, what's your take on the Amritpal? What's your take on the Amritpal? Mr. Umar, what's your take on the Amritpal? चलो हाँ एस्पिरेंट अभी तक सड़कों पे हैं, अभी तक सरकार उनके हक में कोई अटल फैसला नहीं करी, क्या कहेंगे? किस चीज का? जो जेएसपी के एस्पिरेंट्स यार चुप करे, माइक बंद करवाना। जिस तरह यहाँ पे SSRB एस्पिरेंट्स, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहाँ लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैक लिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहाँ लाया किसने, और इसमें जो धांधली हुई है वो कहाँ पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। Mr. What's your take on the Rahul Gandhi speech that he made in the Kashmir? You must be aware that there is still I'll come to you. जो CID वेरिफिकेशन किनकी?
जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी CID वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही उनके कॉन्ट्रैक्ट उनको रिन्यू किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? कॉन्ट्रैक्टर्स CID वेरिफिकेशन का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लाए जाते हैं तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया और तंग किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज़्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज़्यादा खराबी रहती है।